सभी को नमस्कार। मैं बीनू कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रावतपाटा। अब आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे बीए प्रथम वर्ष में पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक कौटिल्य। कौटिल्य भारत के महान कूटनीतिज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हैं। हालांकि इनके जीवन के संबंध में कोई प्रामाणिक सामग्री नहीं मिलती, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि इनकी जो तीन नाम है वो अधिक प्रसिद्ध है। इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, कौटिल्य के रूप में भी ये प्रसिद्ध है और चाणक्य के रूप में भी इनको जाना जाता है। ये भारतीय शासन कला और कूटनीति के महान प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने अपनी जो बातें हैं वो कही हैं अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में। अब अर्थशास्त्र से ये सामान्य तौर से ये अर्थ लगाया जा सकता है कि अर्थशास्त्र में किसी अर्थशास्त्रीय सिद्धांतों की चर्चा की गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र में जो राजनीति के सिद्धांत हैं, जो समाजशास्त्र के सिद्धांत हैं, जो बातें इन्होंने बताई हैं, वो समस्त अर्थशास्त्र में समाहित है। इन्होंने अपने ग्रंथ की परिभाषा भी दी है, जिसके अनुसार मनुष्य की जीविका और जिस भूमि पे वे रहते हैं, वे दोनों ही अर्थ हैं। अतः वह शास्त्र अर्थशास्त्र है जिसमें मनुष्यों वाली भूमि के लाभ और उसका पालन करने के उपायों का वर्णन किया गया है। और ये समस्त चीजें इनके ग्रंथ में है, इसीलिए इन्होंने अपने ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र रखा है। और इस ये जो ग्रंथ है वो 15 अधिकरणों में यानी अध्यायों में विभक्त है। अब देखते हैं एक एक करके कौटिल्य के अनुसार समस्त राज्य व्यवस्था, समाज व्यवस्था के बारे में इनके क्या विचार थे। सबसे पहले देखते हैं कि इनके राज्य की उत्पत्ति के बारे में क्या विचार थे। राज्य की उत्पत्ति के बारे में हालांकि इन्होंने सीधे सीधे कोई सिद्धांत नहीं दिया है, लेकिन फिर भी इनके जो विचार हैं वो इस तरह से हमें प्राप्त होते हैं कि राज्य को एक संविदा के रूप में देखते हैं ये, न कि दैवीय उत्पत्ति के रूप में। इनके अनुसार जब चारों तरफ हिंसा और अराजकता की स्थिति व्याप्त थी, तो ऐसी स्थिति में विवस्वान के पुत्र मनु को सभी लोगों ने मिलकर के राजा बनाया और उनसे ये वादा किया कि अपने जो अन्न है उसका छठा भाग और स्वर्ण का कुछ भाग राजा के लिए वो नियत रखेंगे और बदले में राजा ने ये प्रतिज्ञा की कि वो उनकी रक्षा करेगा। तो इस तरह से प्रजा और उस व्यक्ति में, मनु में ये संविदा हुई, ये समझौता हुआ जिसके अनुसार राज्य की उत्पत्ति होती है। अब देखते हैं मनु के अनुसार सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत का मतलब है कि राज्य के 7 अंग होते हैं और उन 7 अंगों में कौटिल्य ने कौन कौन से अंग बताए हैं। सबसे पहले जो बताया है वो है स्वामी। स्वामी राज्य का महत्वपूर्ण अंग होता है, जो जिसको राजा कहा गया है और अनेक गुण होने चाहिए राजा में, और ये राज्य के शीर्ष के समान होता है, सिर के समान होता है। दूसरा अंग है अमात्य। अमात्य यानी मंत्री। विभिन्न जो मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको इन्होंने अमात्य कहा है। तीसरा अंग है जनपद। जनपद जिस भूमि पर जनता रहती है, उन वह जनता और वे वह भूमि, ये दोनों मिलकर के क्या कहलाती है, जनपद। चौथा अंग बताया है इन्होंने दुर्ग। दुर्ग भी राज्य का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि दुर्ग राज्य की रक्षात्मक और आक्रामक दोनों ही शक्तियों का प्रतीक होता है। इसके अलावा पांचवा अंग इन्होंने बताया है कोश। कोश को कौटिल्य बहुत अधिक महत्व देता है, क्योंकि कोश में जो अ, भरा पूरा कोश है और जो आय है राज्य की, वो राज्य की शक्ति को बढ़ाती है। इसलिए धर्म पूर्वक एकत्रित किया हुआ भरपूर कोष राज्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। छठा अंग इन्होंने बताया है दंड अथवा सेना। सेना या दंड किसी भी राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि अच्छा सैन्य बल ही राज्य की ताकत का आधार होता है। इसके अलावा सातवां अंग इन्होंने बताया है मित्र। विभिन्न राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होना भी राज्य की शक्ति का परिचायक होता है। इसके बाद इन्होंने बताया है जो राज्य का प्रथम अंग है यानी राजा, इसके कर्तव्य क्या क्या हैं।
सबसे पहले इन्होंने बताया है कि वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना राजा का सर्वप्रथम कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य इन्होंने बताया है दंड की व्यवस्था करना। तीसरा आय व्यय संबंधी व्यवस्थाओं का पूरा प्रबंध रखना। चौथा नियुक्ति संबंधी अपने जो कर्मचारी अमात्य सेनापति है उनका समुचित परीक्षण करके उनकी नियुक्ति करना। लोकहित और सामाजिक कल्याण संबंधी कार्य करना। और अगर परिस्थितिवश युद्ध करना पड़े तो युद्ध करना राज्य का कर्तव्य है। क्या राजा निरंकुश है? कौटिल्य के अनुसार राजा निरंकुश नहीं है, क्योंकि प्रजा के साथ उसने अनुबंध किया हुआ होता है, रक्षा का वचन दिया हुआ होता है। यदि वो रक्षा का वचन पूरा नहीं कर पाता है तो उसको राज्य के ऊपर अधिकार रखने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा धार्मिक नियम नीति और रीति रिवाजों का भी राज्य के ऊपर अंकुश होता है, जिनके विरुद्ध राजा कार्य नहीं कर सकता। इसके अलावा मंत्री परिषद की सत्ता भी राज्य के ऊपर अंकुश का कार्य करती है। इसके बाद मनु ने चर्चा की है न्यायिक व्यवस्था की। न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत मनु ने दो प्रकार के न्यायालय बताए हैं। दो प्रकार के न्यायालयों में मनु ने पहला बताया है धर्मस्थय और दूसरा कंटक शोधन। इन दोनों न्यायालयों के माध्यम से ही राजा राज्य के की न्याय व्यवस्था चलाएगा। धर्म स्थीय जो न्यायालय है वो वर्तमान समय के जो दीवानी और दीवानी न्यायालय है उनको अभिव्यक्त करता है। और कंटक शोधन जो फौजदारी यानी मारपीट के जो कार्य जो जिस तरह के जो अपराध होते हैं उनसे संबंधित कार्यों को करेगा, उनसे संबंधित दंड व्यवस्था को संभालेगा। इसके बाद मनु ने वैदेशिक संबंध यानी परराष्ट्र संबंधों के बारे में भी नीतियों को बताया है, जिसमें पहला उनका सिद्धांत है मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत मंडल सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें विभिन्न राज्यों को मिला करके एक मंडल तैयार होता है और उसी मंडल के अनुसार राज्य को विभिन्न अपने जो आसपास के राज्य हैं उनके साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। इन राज्यों में उन्होंने 12 प्रकार के राज्य बताए हैं, जिससे सबसे पहले जो राजा होता है, जो जिस राज्य की हम बात करते हैं उसको कहा है इन्होंने विजिगीसु। इसके बाद में इसका जो सामने का इससे लगती हुई जो सीमा है उसको कहा है इन्होंने अरि। इसके बाद जो राज्य आता है उसको कहा है इन्होंने मित्र। इसके बाद जो राज्य आता है उसको कहा है इन्होंने अरिमित्र। और उसके बाद जो राज्य आता है उसको कहा है इन्होंने शत्रु। और उसके बाद में इन्होंने कहा है अरि मित्र मित्र, यानी शत्रु के मित्र का मित्र। इसके बाद इन सबसे लगी हुई सीमा वाला जो साइड में जो राज्य है उसको कहा इन्होंने उदासीन राज्य। और जो पीछे की तरफ जो राज्य है, जो पीठ की तरफ राज्य है उसको कहा है इन्होंने पार्ष्णिग्रह, जिसका अर्थ होता है पीठ पीछे का शत्रु। इसके साथ जो लगी हुई सीमा वाला राज्य है उसको आक्रांत कहा है, यानी पीठ का मित्र। इसके बाद जो है पार्ष्णिग्रह यानी पीठ पीछे के शत्रु का मित्र। और आक्रांत सार यानी पीठ पीछे के मित्र का मित्र, यानी राजा का मित्र। और इससे इन दोनों से इन पीठ पीछे के शत्रु और आगे के शत्रु और राजा तीनों से मिली हुई सीमा के राज्य को कहा इन्होंने मध्यम राज्य। तो इस तरह से ये पूरा एक 12 राज्यों का मंडल बनता है और राजा को इसी आधार पर विभिन्न राज्यों के साथ अपने संबंध स्थापित करना चाहिए।